राजस्थान राजस्थान में डूंगरपुर और डूंगरपुर शहर का सागवाड़ा वमासा का एक गांव। सुबह 3 बजे थे। सागवाड़ा पुलिस थाने का फोन बजा। सूचना मिली कि थाने से 22 किलोमीटर दूर कंडोला नदी पुल के पास में एक कार जो है वो पलट गई। पुलिस वहां पहुंची तो एक महिला की लाश मिली। लाश पुल के नीचे नदी के पास पत्थर पर थी। महिला का चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था। पुलिस ने डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर रखवाई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अब गाड़ी जिस स्थिति के अंदर पलटी थी, कार का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं था और न ही सड़क पर एक्सीडेंट का कोई प्रमाण था। अब जिस तरह महिला के सिर और चेहरे पर चोट आई थी वो घटना से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था। तो ऐसे में पुलिस ने हत्या की आशंका को लेकर जांच शुरू की। अब इधर महिला, जो मृतक महिला थी, उसकी बहन ने भी एफआईआर दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसकी बहन का मर्डर किया गया है और इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की है। आखिर 33 वर्षीय महिला की किससे दुश्मनी थी, किसने मारा और फिर हत्या को हादसे का रूप क्यों दिया? सबसे बड़ा सवाल, आधी रात को वो सुनसान जगह पर क्यों गई थी? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने जब लगी तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। 4 फरवरी 2019 को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने में उदयपुर के मयूर कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 निवासी लेक्चरर 49 वर्षीय चालू लता शर्मा पत्नी प्रेम प्रकाश शर्मा पहुंची, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी छोटी बहन 23 वर्षीय रीचा शर्मा उर्फ रिंकू 3 फरवरी की रात 11:30 पर अपनी बेटी को 1 घंटे में वापस आने का कहकर गई थी, लेकिन सुबह तक नहीं लौटी। रीचा की बेटी हेमश्री ने उसे कॉल करके बताया कि उसकी मां वापस नहीं लौटी है। यह सुनकर उदयपुर से रवाना होकर वो साबला गई। तब उसे जानकारी मिली कि रीचा की कार कंडोला मोड़ पर नदी के पास में पलट गई। अब रीचा की मौत हो गई। उसकी जो बॉडी है, बॉडी सागवाड़ा हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखी हुई थी। चारूलता ने एफआईआर में यह भी लिखवाया कि जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो वहां उसे एक्सीडेंट के प्रमाण नहीं मिले। गाड़ी पलटी हुई मिली। पुलिया के नीचे देखने पर काफी मात्रा में खून नजर आया। पास में पड़ा एक पत्थर भी खून से सना हुआ नजर आया। मोर्चरी में अपनी बहन रीचा का शव देखा तो उसका चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था। रीचा की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की और बाद में चेहरा कुचलकर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। मामला दर्ज करने के बाद में तत्कालीन जो प्रोफेशनल आरपीएस थाना अधिकारी सागवाड़ा चक्रवर्ती सिंह है, उन्होंने जांच शुरू की। चारूलता ने बताया कि उसकी बहन रीचा की शादी उदयपुर के सरदारपुरा निवासी राजेश शर्मा से हुई थी। किसी कारण से उनका 2011 में तलाक हो गया था। पहली शादी उसकी 12 साल की बेटी है और हेमश्री है, जो साबला में न्यू आदर्श सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ती है। रीचा की पहली शादी 5 साल रही। तलाक के 4 साल के बाद में 2016 में मुंबई के कल्याण निवासी परीक्षित शर्मा से उसने दूसरी शादी की। 2018 में वो मुंबई शिफ्ट हो गई और अपनी बेटी से मिलने साबला आती जाती रहती थी। घटना के 5 दिन पहले वो मुंबई से साबला आई थी। इस जानकारी के साथ में पुलिस को प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि रीचा अपने पिता के पास में रहती थी। पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। रीचा के तलाकशुदा होने के कारण पिता ने अपनी संपत्ति उसके नाम कर रखी थी। ऐसे में रीचा का भाई उससे रंजिश रखता था। पुलिस इन सभी एंगल के इर्द गिर्द हत्या के कारणों का भी तलाश कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई भी पुख्ता सुराग हाथ के अंदर नहीं लगा कि पुलिस ने जो रीचा के भाई है उसको भी शक के दायरे में लिया कि हो सकता है कि संपत्ति को लेकर उसके भाई रीचा ने हत्या करवाई हो। पुलिस का शक पहले पति पर भी गया। बाद में ये भी सामने आया कि पहला पति अगर हत्या करवाना चाहता तो वो पहले भी मार सकता था। पुलिस को का जो शक था वो रीचा के दूसरे पति पर भी गया और ये शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि दूसरा जो पति है वो मुंबई में रहता था। अगर उसे रीचा की हत्या करनी होती तो मुंबई में भी कर सकता था। इसके लिए इतनी दूर और इसी सुनसान जगह क्यों आता? बड़ा सवाल ये भी है कि रीचा आधी रात में ऐसे सुनसान इलाके में आखिर गई क्यों? पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने इस इलाके की बहुत बारीकी से तलाशी ली और नदी के पास झाड़ियों पर कपड़े और नारियल कुछ बंधे हुए मिले। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ लोग तंत्र मंत्र से जुड़ी के जो क्रियाएं हैं उसके लिए आते हैं।
यहाँ लोगों ने के जानकारी जुटाई ने पर पता चला कि यहाँ चतुर्दशी व अमावस्या को तंत्र मंत्र व टोटके के लिए लोग आते हैं। ऋचा का मर्डर भी चतुर्दशी तिथि के ऊपर हुआ था। ऐसे में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दिशा बदली और ऐसे व्यक्ति की तलाश में जुट गई जो तंत्र मंत्र करवाता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 24 घंटे में इस हत्या का राज खुल गया। जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस पुलिस का जांच में यह भी पता चला कि रीचा एक तांत्रिक और बड़ी पादड़ी निवासी प्रदीप कुमार पुरोहित के संपर्क में थी और रीचा का उस पर गहरा विश्वास करती थी। पुलिस को यह जानकारी मिलने पर शक की पूरी सुई उस पर घूम गई। अस्पताल की मोर्चरी में जहां रीचा का शव रखा था वहां प्रदीप कुमार भी मौजूद था। वो रीचा की मौत का शोक जता रहा था। रोते हुए बोला कि वो मेरी शिष्या थी, हर काम मुझसे पूछ कर करती थी, न जाने क्या हुआ, कैसे अचानक मौत हो गई। तांत्रिक प्रदीप से कुछ लोग और थे। उनमें से एक व्यक्ति किरण दीप व्यास, जो रीचा की बेटी के स्कूल न्यू आदर्श सेकेंडरी स्कूल का ऑनर भूपेंद्र जैन था और रीचा की बेटी ने अपनी मां के 1 घंटे में घर नहीं पहुंचने पर अपनी मौसी चारुलता और स्कूल के ओनर भूपेंद्र व तांत्रिक प्रदीप कुमार को भी कॉल किया था, क्योंकि वो उसकी मां के करीबी थे। भूपेंद्र और प्रदीप कुमार रीचा की बेटी के पास में पहुंचे, उसे अपने साथ अपने घर ले गए। इसके बाद में मोर्चरी आ गए और पुलिस ने शक के आधार पर प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अब जब पूछताछ की तो पहले तो वो कुछ नहीं बोला और पुलिस के दबाव में उसने फिर सारा सच उगल दिया। प्रदीप ने बताया कि उसकी किरणदीप और अन्य की मदद से रीचा की हत्या की है। पूछताछ में स्कूल के मालिक की भूमिका भी सामने आई। दरअसल रीचा की बेटी शुरू से ही भूपेंद्र के स्कूल में पढ़ती थी। ऐसे में वो परिवार के संपर्क में थी और उसकी रीचा से काफी नजदीकियां थी। रीचा स्कूल मालिक भूपेंद्र के माध्यम से प्रदीप के संपर्क में आई। दरअसल भूपेंद्र कर्ज के अंदर डूबा हुआ था और उसको कहीं से लोन नहीं मिल रहा था। इस पर उसने तांत्रिक प्रदीप से अपनी माली हालत सुधारने के लिए टोने टोटके करवाए और वो तांत्रिक प्रदीप पर काफी विश्वास करता था। इधर उसने रीचा से भी 30 लाख रुपए उधार ले रखे थे और जिसका समय समय पर उसको भारी ब्याज भी चुकाना पड़ता था। और भूपेंद्र ने तांत्रिक को कहा था कि रीचा के साथ कोई ऐसा टोटका करो ताकि वो मेरे से पैसे मांगना बंद कर दे। तांत्रिक ने रीचा को जाल में फंसाने के लिए चोरी छुपे उसके घर पर हड्डियां और दूसरी चीजें फेंकना शुरू कर दी। इससे वो डरने लगी। इस बारे में उसने भूपेंद्र को बताया। भूपेंद्र ने उसे प्रदीप से मिलवाया तो उसके माध्यम से उसका समाधान करने को उसने कहा। इस पर प्रदीप ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि मैंने टोटका कर दिया है, अब ऐसी वस्तुएं नहीं आएंगी। इधर प्रदीप ने वो चीजें फेंकवानी बंद कर दी। अब इससे रीचा को उस पर काफी विश्वास बढ़ गया और उसके बाद में छोटी छोटी परेशानियों में वो प्रदीप के पास में जाती। तंत्र मंत्र के जाल में वो फंसती गई। रीचा के जो दूसरे पति परीक्षित की जो पहली पत्नी है कैंसर पीड़ित थी, अस्पताल में अंतिम अवस्था में भर्ती थी। रीचा जब मुंबई अपने दूसरे पति से मिलने की जाती थी तो हर समय वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल में लगा रहता था। उससे रीचा को बताया कि जब तक उसकी पहली पत्नी जिंदा है वो उसकी देखभाल करेगा और उसके बाद उसे साथ में रख सकेगा। इस पर यह समस्या भी रीचा ने प्रदीप को बताई तो उसने उसकी सौतन को मारने के लिए उसे टोने टोटके करवाए। अब संयोग से इसी दौरान परीक्षित की जो पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। ऐसे में रीचा को प्रदीप पर और ज्यादा गहरा विश्वास हो गया और इसका फायदा उसने उठाया। रीचा ये भी चाहती थी कि भूपेंद्र को कहीं से कर्ज नहीं मिले। यह उसके रुपये नहीं चुका पाने की स्थिति में उसे स्कूल व अन्य संपत्ति सुपुर्द कर दे। प्रदीप ने दोहरा खेल खेलते हुए रीचा और भूपेंद्र दोनों को उनका काम करने के लिए पैसों की डिमांड की। अब भूपेंद्र ने प्रदीप को 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया था। इधर रीचा ने 1 लाख रुपए दिए। प्रदीप ने घटना के 1 रात पहले ही रीचा को तांत्रिक क्रिया के लिए बुलाया, पाबंद किया कि किसी को भी वो बताकर नहीं आना है। इस पर बात की प्रदीप ने रीचा की बेटी से भी कंफर्म किया। तब पता चला कि उसने किसी को नहीं बताया, उसने उसके बुलाने पर जा रही है। तब प्रदीप अपना खेल खेला और दूसरे दिन रात को वापस बुलाया गया।
रीचा अपनी बेटी को बिना बताए घर से ये कहकर निकली कि वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगी। अब गाड़ी लेकर प्रदीप को के बताए सुनसान स्थल पर वो नदी के किनारे पहुंची तो भूपेंद्र ने अपनी स्कूल के चपरासी को प्रदीप की मदद के लिए भेजा। इधर जब रीचा पहुंची तब घटना स्थल पर प्रदीप एक अन्य लड़के के साथ में वहां पर मौजूद था। रीचा को प्रदीप तंत्र मंत्र के लिए रोड के नीचे नदी किनारे ले गया। आंख बंद कर चट्टान पर बैठने के लिए कहा। रीचा आंखें बंद कर चट्टान पर बैठ गई। तभी उसके हाथ में मौजूद लड़के ने लाठी से रीचा के सिर पे वार किया। वो बेसुध होकर गिर पड़ी। तभी उसका मुंह पत्थर से कुचल दिया। सड़क पर पहुंचकर प्रदीप और चपरासी ने कार को धक्का देकर सड़क के नीचे खाई में पलट दिया ताकि ऐसा लगे कि रीचा की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। हत्या के बाद मोर्चरी में मौजूद भूपेंद्र ने रीचा के बहन व रिश्तेदारों को यह समझाने की कोशिश की कि वो पुलिस को हत्या की जगह एक्सीडेंट की रिपोर्ट दे ताकि उनको क्लेम की बड़ी राशि मिलेगी जो उसकी बेटी के काम आएगी। तत्कालीन आईओ प्रशिक्षु आरपीएस और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर चक्रवर्ती ने बताया कि जांच के दौरान शुरुआत से एक्सीडेंट वाली बात गले नहीं उतर रही थी क्योंकि जिस स्थान पर गाड़ी पलटी थी वहां काफी आगे नीचे चट्टान पर रीचा की लाश पड़ी हुई मिली थी और कार और लाश के बीच बड़ी बड़ी झाड़ियां थी और गाड़ी के गेट और कांच सही सलामत थे। तो ऐसे में किसी भी एंगल से गाड़ी से निकलकर रीचा का गिरना संभव नहीं था। वहीं पूछताछ के दौरान रात को वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने यह बताया कि वो गांव की ओर गए तब गाड़ी रोड के पास में सीधी खड़ी थी। 1 घंटे के बाद में वहां से गुजरने वाले लड़कों ने बताया कि देर रात वहां से निकल रहे थे तब गाड़ी पलटी हुई थी लेकिन वहां कोई भी घायल नजर नहीं आया। इस पर उन्होंने चौकी में सूचना दी। ये सभी एंगल हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसे में उसी दिशा में इन्वेस्टिगेशन किया और 24 घंटे में ये मामला खुलकर सामने आ गया। चारों आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय के अंदर पेश किया गया। ट्रायल के बाद चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।